नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस खबर में बात होगी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर देश को हिला देने वाली खबर की, ईडी की चार्जशीट में शामिल प्रियंका गांधी की, और बात होगी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गरजे राहुल गांधी, और दिखाएंगे नागपुर में आरएसएस को ललकारने वाले कन्हैया कुमार को, और बताएंगे दिल्ली की 200 साल पुरानी मस्जिद को गिराए जाने के प्रस्ताव के विरोध में खड़े असदुद्दीन ओवैसी को। आइए खबर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। ईवीएम को लेकर एक बार फिर एक नया विवाद शुरू हो गया है। डेमो दिखाकर एक व्यक्ति ने वीवीपैट को हैक करने और उससे चुनावी नतीजों को बदलने का दावा किया है, और उसने वीडियो प्रूफ के जरिए अपनी बात साबित भी की है कि कैसे ईवीएम को वीवीपैट के जरिए हैक किया जा सकता है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसके बाद ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा था वो अब आंदोलन का रूप लेने लगा है। तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने पूरे देश के सामने वीवीपैट के जरिए चुनावी नतीजों को बदलने के खेल को न सिर्फ बेनकाब कर दिया है, बल्कि ये साबित कर दिया है कि वोटों के खेल के सामने चुनाव आयोग पूरी तरह से लाचार है। वीडियो में ये आदमी दावा कर रहा है कि कैसे एक ही निशान पर 2 वोट डाला गया और पर्ची भी दिखी, लेकिन वोट अलग अलग पड़ा। फिर से मैं वोट देता हूं केले को। तो आप देखिए कांच के आर पार आपको क्या दिखा। आपको पहले वोटर को केला दिखा, 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है। तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलते हैं। केले का सिर्फ 1 निकला, 1 एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ? इसी वीडियो को शेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, खुद देख लीजिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। सिंबल लोडिंग के समय जो प्रोग्राम डाला जाता है उस समय इस तरह से किया जाता है, इसलिए ज़्यादातर देश और बांग्लादेश भी वापस बैलेट पेपर की तरफ चले गए। पहले भाजपा के लोग भी पेपर बैलेट की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए? वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण खुलकर ईवीएम और वीवीपैट के इस खेल पर सवाल उठा रहे हैं। देश के सामने प्रूफ देखकर बताया जा रहा है कि ऐसे जनमत को लूटकर चोरी की सरकार बनाई जाती है, लेकिन अब भी चुनाव आयोग की चुप्पी सवालों के घेरे में है। 2024 के चुनाव से पहले भाजपा ने ईडी का इस्तेमाल तेज कर दिया है। कई बार बुलावा भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए, तेजस्वी भी ईडी के सामने नहीं जा रहे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी को नोटिस पर हाजिर होने के बजाय मामले को खींच रहे हैं। तभी खबर यह आई कि अब ईडी के शिकंजे में प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल हो गया है। खबर यह है कि ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल हो गया है। ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी का नाम डाल दिया है। हालांकि इस केस में प्रियंका गांधी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं डाला गया है, एक आरोपी से जुड़ी जमीन की डील के संदर्भ में डाला गया है। इसी साल 22 नवंबर को ईडी ने हथियारों के डीलर और लंदन में रह रहे संजय भंडारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। संजय भंडारी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी बताए जाते हैं। जांच एजेंसी 2018 से ही वाड्रा और भंडारी के कथित संबंधों की जांच कर रही है। उसी मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया गया है। 2024 के चुनाव से पहले ईडी द्वारा चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम शामिल करना बताता है कि इस लोकसभा चुनाव में ईडी की भूमिका अहम रहने वाली है। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर नागपुर में आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के छोटे बड़े कई नेताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि विचारधारा की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जाति जनगणना और रोजगार सहित कई मुद्दों का जिक्र भी किया। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने नागपुर में विशाल रैली का आयोजन किया। दरअसल कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर है हम तैयार नाम की रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि यह राजनीतिक और सत्ता की लड़ाई है, लेकिन ये दो विचारधारा की लड़ाई है। राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ दिन पहले एक बीजेपी का सांसद मुझे लोकसभा में मिला। बहुत सारे लोग पहले कांग्रेस में थे, ये भी पहले कांग्रेस में था। ये मुझसे छुप के मिला क्योंकि उसे बात करनी थी। उसके चेहरे पर टेंशन थी। उसने कहा कि बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता है। शरीर बीजेपी में है लेकिन दिल कांग्रेस में है। उसने कहा कि बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर से कहा जाता है वही करना पड़ता है। राजा पहले आदेश देते थे, वैसे ही बीजेपी में चल रहा है। भाजपा में कोई चॉइस नहीं होती है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे नाना पटोले ने किसानों को लेकर मोदी जी से सवाल पूछा था। मोदी को सवाल अच्छा नहीं लगा तो पटोले बीजेपी से आउट हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे स्तर से आती है। हमारा कोई छोटा कार्यकर्ता किसी भी नेता को टोक सकता है। मुझसे भी सवाल पूछते हैं, फिर मैं उनको कारण बताता हूं। मैं उनकी सुनता हूं, भले ही उनकी बातों से सहमत रहूं या ना रहूं। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा का छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। कांग्रेस ने 139वें स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर की रैली में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा, जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता जीवित है तब तक नागपुर को संघ भूमि नहीं बल्कि दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाएगा। तो जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनौती देना चाहते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने रक्त के आखिरी कतरे तक नागपुर को संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि बना करके रखेगा। कांग्रेस ने अपने 139वें स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में रैली का आयोजन किया। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने भी इस रैली में भाग लिया। कन्हैया कुमार ने एक बार फिर नागपुर में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। कन्हैया कुमार के अलावा इस रैली में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नागपुर की रैली में कहा कि जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं, मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता जीवित है तब तक नागपुर को संघ भूमि नहीं बल्कि दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाएगा। हमने चोर को चोरी करते हुए फिर से पकड़ लिया है। हमने इनको अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखा था, तो जो चाय बेचने की बात करते थे, हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। और जब हमने उनको देश को रंगे हाथ बेचते हुए पकड़ लिया है, तो पॉकेट मार के जो पकड़ लीजिएगा तो वो चोर चोर चिल्लाने लगेगा। वो कहते हैं कि कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार लेकर के आई। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, आज आप कांग्रेस के नेताओं के घर पे ईडी भेजते हैं। परसों जया साहब के पिताजी से वही कांग्रेस का नेता अगर फोन पे सेटिंग कर ले तो वो ईडी जो है अपना रास्ता कैसे भूल जाती है। तो जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनौती देना चाहते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने रक्त के आखिरी कतरे तक नागपुर को संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि बना करके रखेगा। इस बात को याद रखिएगा। एनडीएमसी द्वारा दिल्ली के सुनहरी मस्जिद को गिराए जाने के प्रस्ताव लाया गया है। जाम से निजात पाने के लिए 200 साल पुरानी सुनहरी मस्जिद को गिराने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसका एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली एनडीएमसी को एक पत्र लिखकर सुनहरी मस्जिद को हटाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। नगर पालिका परिषद ने इलाके में ट्रैफिक के संचालन को दुरुस्त करने के लिए मस्जिद को हटाने का फैसला किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पत्र में लिखा कि यह पहले ही नोट किया जा चुका है कि सुनहरी मस्जिद नई दिल्ली और एनडीएमसी की स्थापना से पहले की है।
इसे नए शहर की योजना बनाते समय जानबूझकर शामिल किया गया था। मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व अनूठा है। इसे प्रस्तावित निष्कासन भारत की विरासत के लिए अपूरणीय क्षति होगी। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, ऐसे में इसे महज हेरिटेज कमेटी के फैसले से नहीं हटाया जा सकता। ओवैसी ने अपने पत्र में कहा कि एक विरासत स्थल जो कि पूजा स्थल भी है, उसे हटाने का फैसला एनडीएमसी के संविधान के आर्टिकल 25 के तहत मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। साथ ही आर्टिकल 29 के तहत नागरिकों के अपने सांस्कृतिक संरक्षण और सुरक्षा के सामूहिक अधिकार का उल्लंघन भी है। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।